अभी हो नहीं रही है ना क्लास? वो आप फिर कर दे दो। तो हम जो भाषा विज्ञान की हम चर्चा कर रहे थे, वह भाषा विज्ञान की चर्चा में हम देखें कि भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या है। भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या है? भाषा विज्ञान के संबंध में हम अगर देखें तो जो पाश्चात्य देशों की, जैसे हम देखते हैं भाषा विज्ञान को लिंग्विस्टिक तथा ये बहुत अधिक शब्द प्रचलित है। भाषा विज्ञान के लिए सबसे अधिक प्रचलित है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान जो है वह भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक के नाम से अधिक प्रचलित है। और इस अर्थ में हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान जो है वह मुख्य रूप से हम देखते हैं भाषा विज्ञान के संबंध में पाश्चात्य देशों में भारत की अपेक्षा अधिक कार्य हुआ है। अतः भाषा विज्ञान की परिभाषा को पाश्चात्य एवं भारतीय भाषा विचारकों ने अपने अपने मतानुसार प्रकट किया है। जिसे देखें, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं आप लोगों से कि भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। उसकी बोली एवं भाषा में कब, किस प्रकार, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, किसी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द आदि किन किन नियमों के अधीन होकर मिलते हैं, और इन विषयों तथा इनसे संबंध रखने वाले सब उपविषयों का भाषा विज्ञान में समावेशन होता है। और डॉक्टर श्याम सुंदर जी लिखते हैं, उन्होंने अपने भाषा रहस्य नामक ग्रंथ में भाषा विज्ञान की सूत्रात्मक एवं स्पष्ट परिभाषा दी है। वह कहते हैं कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। समीचीन परिभाषा आप समझें, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि जो भाषा विज्ञान है ये भाषा की उत्पत्ति को बताता है, भाषा की बनावट को बताता है, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। तो भाषा विज्ञान में आप क्या समझ रहे हैं कि भाषा की उत्पत्ति मूल है, उसकी बनावट मूल है, उसका विकास और उसका ह्रास ये मुख्य है। ये भाषा विज्ञान के मूल तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं मूल? भाषा विज्ञान के मूल तत्व कौन कौन से हैं? सर, उत्पत्ति, बनावट, विकास और ह्रास। हाँ, बहुत बढ़िया। उत्पत्ति, बनावट, विकास और उसका ह्रास। ठीक। एक डॉक्टर मंगलदेव हुए हैं और उन्होंने भी लिखा है कि भाषा विज्ञान उसको कहते हैं जिसमें समान रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का अंततः भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है। ये तुलनात्मक विचार किया जाता है, ये मंगलदेव जी ने कहा। मनमोहन गौतम जी क्या कहते हैं कि भाषा विज्ञान वह शास्त्र है, भाषा विज्ञान
वह शास्त्र है जिसमें हम देखते हैं कि जिसमें ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा, अब देखिए इसमें जो मंगल देव ने हुआ, श्याम सुंदर जी ने कहा था बनावट, विकास और ह्रास और उत्पत्ति। अब मनमोहन गौतम जी क्या कहते हैं कि भाषा विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्रकृति, विकास एवं ह्रास आदि की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। अब इन्होंने, मनमोहन गौतम जी ने इसमें ऐतिहासिक जोड़ा, तुलनात्मक जोड़ा और उसकी प्रकृति जोड़ दी। बाकी यथावत जीव की जो परिभाषा है, तो दो परिभाषाएं आप मुख्य रूप से याद रख सकते हैं, एक श्याम सुंदर जी की और मनमोहन गौतम जी की, कि भाषा विज्ञान की उत्पत्ति, बनावट, विकास, उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या श्याम सुंदर जी के अनुसार हो गई, और भाषा विज्ञान जिसमें क्या हो, उत्पत्ति हो, बनावट हो, प्रकृति हो, विकास हो, ह्रास हो, लेकिन उसमें ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है, वह हुई मनमोहन गौतम जी के अनुसार। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। ये भी बड़ी सरल परिभाषा है कि भाषा विज्ञान भाषा का विशिष्ट ज्ञान कहलाएगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, वो कहते हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, उसका गठन, प्रकृति, विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी विषयों में सिद्धांतों का निर्धारण हो, वह भाषा विज्ञान है। तो उपयुक्त विवेचन से हम क्या समझे हैं कि इसके आधार पर निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान एक शास्त्र है, और जो विभिन्न भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। भाषा विज्ञान के अध्ययन की कुछ मार्ग हैं। सर्वप्रथम भाषा विज्ञान का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेकर चलता है। इसके अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति, विकास, विभिन्न अवसरों पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब भाषा जो है, भाषा मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। उसके अभाव में जीवन के विकास की प्रक्रिया पूर्ण होती है। हम आपको बताएं, जिस साहित्य की कोई भाषा नहीं होती, उस साहित्य का विकास होगा क्या नहीं होगा, बताइए। जिसकी सर जितनी, नहीं होगा। बताइए, होगा विकास की नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो जो भाषा जितनी समृद्ध होगी, जितने शब्द होंगे और जितनी सहजता से, सरलता से समझ में आएगी, वह भाषा सबसे अधिक विकास करेगी। जो वह भाषा है वह सबसे अधिक विकास करेगी। इसलिए कहा कि मानव जीवन के लिए भाषा एक अनिवार्य उपकरण है। जैसे हम और आप बैठे हैं, अगर हम मौन बैठ जाएंगे तो बात हो पाएगी क्या? नहीं होगी। अब देखते हैं कि भाषा जो है, भाषा समाज की सापेक्ष वस्तु है जिससे समाज का निर्माण होता है। अतः मानव जीवन में उसका घनिष्ठ संबंध है। कोई भी व्यक्ति अपने भावों को जब किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, तो उस समय वह भाषा नामक साधन का सहारा लेता है। आपको कोई बात कहनी है तो मौन पूर्वक कह देंगे क्या? नहीं सर। कह नहीं पाएंगे? कहेंगे सर। नहीं कह पाएंगे। नहीं। माध्यम की आवश्यकता होगी। अब वो माध्यम क्या है? भाषा। और विज्ञान शब्द जुड़ गया तो हो गया विशिष्ट ज्ञान। अर्थात विशिष्ट ज्ञान पूर्वक जब हम अपने शब्दों को, हम अपने भावों को शब्दात्मक रूप देते हैं, भाषात्मक रूप देते हैं, तब वह भाषा कहलाती है। तो जो भाषा है, वह भाषा शब्द को हमें मूलतः समझना है कि जो भाषा है, भाषाओं की बात हम अगर कहें तो भाषा के बारे में हम अगर देखते हैं
तो उसमें हम अगर देखें, मूलभूत आज हम भाषा पर चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि भाषा विज्ञान की बात है। क्योंकि भाषा विज्ञान में हम अगर देखें तो मूलतः हम अगर देखते हैं तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। व्यक्तनाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के अपने मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे तक प्रकट करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बढ़ाई जाती है, बताई जाती है। बोली, जवान, वाणी विशेष। सामान्यतः हम देखें तो भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे आभ्यंतर की निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है, अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। इस समय सारे संसार में प्रायः हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। साधारणतः जो अपने भाषियों को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आती। आप चाइना जाएंगे, आपको समझ में आएगा क्या? नहीं सर, चलो चाइना तो नहीं ठीक, आएगा। आप लोगों को तो बुंदेलखंडी समझ में नहीं आएगी। कहने की बात, कुछ शब्द ऐसे आएंगे, अरे ये क्या कहलाता है। तो जब हमें ऐसा कहा है, 4 कोस पर वाणी बदले, नहीं 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, ऐसा कहावतों में कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदल जाता है, 8 कोस पर वाणी। आप अगर डिस्ट्रिक्ट भी परिवर्तन करते हैं, भले ही वो आपका ही प्रांत क्यों ना हो, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में बोले जाते हैं और कुछ दूसरे जिले में नहीं बोले जाते। सामान्यतः ये आपको देखने में आता होगा। अब हम अगर देखें, दूसरे देशों समाजों की भाषा बिना अच्छी तरह सीखी हम पर नहीं आती। भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषाओं के आर्य, सेमेटिक, हेमेटिक आदि कई वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं स्थापित की, और उन शाखाओं के भी अनेक वर्ग बनाकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और उनकी प्रांतीय भेदों, उपभाषाओं अथवा बोलियों को रखा है। जैसे देखो, हिंदी भाषा। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के जो आर्य वर्ग की परिभाषा, भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है हिंदी भाषा, जो है ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है, और ब्रज, अवधि, बुंदेलखंडी आदि इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं। पास पास बोले जाने वाली अनेक उपभाषाओं या बोलियों में बहुत कुछ साम्य होता है और समानता हो। साम्य के आधार पर उनके वर्ग कुल स्थापित किए जाते हैं। यही बात बड़ी बड़ी भाषाओं में भी है, जिनका पारस्परिक साम्य उतना अधिक तो नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ होता है। संसार की सभी बातों की भांति भाषा का भी मनुष्य की आदिम अवस्था के अव्यक्त नाद से अब तक बराबर विकास होता है, और इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से
संस्कृत और प्राकृत से अपभ्रंशों का और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। भारतीय आर्य भाषा जो थी, भारतीय आर्य भाषा से प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश आदि इनका विकास हुआ और भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। अब भाषा और लिपि में अंतर समझ लें आप। भाषा वह है जो बोली जाती है, लिपि वह है जो लिखी जाती है। क्या अंतर है भाषा और लिपि में? सब भाषा भाषा वह है जो बोली जाती है, लिपि वह है जो लिखी जाती है। बहुत बढ़िया। जो हम लिपि लिखते हैं अभी वर्तमान में कौन सी लिपि है? देवनागरी। अर्चना ने बताया देवनागरी। बहुत बढ़िया। और अंग्रेजी में रोमन, टाइम्स रोमन। यस सर, यस सर। ठीक है ना? तो ये लिपि है। तो भाषा और लिपि भाव व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है या दो से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। अब आप समझना इस बात को। एक भाषा जैसे अपन ने मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी, ये 3 भाषाएं पढ़ी थी, मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी। अब देखो सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि का, खरोष्ठी लिपि का, वही थी भाषा, लिखना वही था प्राकृत, लेकिन लिपि कौन सी प्रयोग की उनने? ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी कहीं नहीं, खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग। तो भाषा भाव के व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, 2 या अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। उदाहरण के स्वरूप हम समझें, जैसे पंजाबी गुरुमुखी, साहमुखी दोनों में लिखी जाती है ना? पंजाबी भाषा गुरुमुखी और साहमुखी दोनों में लिखी जाती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली भाषा ये सब देवनागरी में ही आती है। पंजाबी गुरुमुखी और साहमुखी ये दोनों में लिखी जा सकती है, मतलब पंजाब की लिपि में लिखी जा सकती है और देवनागरी में भी लिखी जा सकती है। ठीक, अब हम देखें कि भाषा जो है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्लेटो ने सोफिस्ट में, अब मैं आपको पाश्चात्य विद्वानों की बात बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको भारतीय विद्वानों की बात कही थी। ठीक है ना? ये हमें दोनों चीजों को समझना है कि भारतीय विज्ञान क्या है, भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से हैं और पाश्चात्य वैज्ञानिक क्या कहते हैं भाषा के विषय में। ठीक है? प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार क्या रहते हैं? मूक रहते हैं, अध्वन्यात्मक, उनकी ध्वनि, विचारों की ध्वनि नहीं होती। हाँ, जो विचार हैं वो ध्वनि के माध्यम से व्यक्त किए जा सकते हैं, और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। ये कौन कह रहे हैं? प्लेटो। कौन कह रहे हैं? प्लूटो। हाँ, प्लेटो ने कहा है। ठीक है ना? विचार आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक बातचीत है, और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर के होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। एक स्वीट नाम के हुए हैं पाश्चात्य वैज्ञानिक, उन्होंने लिखा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं उनको विचारों के द्वारा प्रकट करना ही भाषा है। एक बेंद्री नाम के हुए हैं, तो वह कहते हैं कि बेंद्री नाम के विद्वान लिखते हैं कि भाषा एक तरह का चिन्ह है, और चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है।
और ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा की बात कही जो सांकेतात्मक होती है। कौन सी भाषा? सांकेतात्मक। तो संकेत कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? देखो, एक तो नेत्रग्राह्य हो सकते हैं संकेत। आदमी आंखों से इशारा करता है, ये कौन सा ग्राह्य है? नेत्रग्राह्य। श्रोत्रग्राह्य, सुन करके, ठीक है। स्पर्शग्राह्य, स्पर्श करके। ये जो भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नेत्रग्राह्य की कोई भाषा होगी नहीं, स्पर्श की कोई भाषा होगी नहीं। अब बचा क्या? कर्ण। जो श्रोत्रग्राह्य प्रतीक है वही सर्वश्रेष्ठ इन्होंने माना है। एक श्रुत्वा नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है। इसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भाषा को क्या कहती है? यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है, जिसके द्वारा मानव प्राणी एक सामाजिक समूह के सदस्य और सांस्कृतिक साझेदारी के रूप में एक सामाजिक समूह के सदस्य संपर्क एवं संप्रेषण करते हैं। एक A.H. गार्डीवर नाम के भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन्होंने कहा है द कॉमन डेफिनेशन ऑफ स्पीच इन द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सिंबल्स फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ थॉट। उन्होंने कहा है कि द कॉमन definition of speech is the use of articulate sound symbols for the expressions of thought। अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उनकी समूह को भाषा कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि भाषा एक पद्धति है, अर्थात एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं। ठीक है। फिर भाषा संकेतात्मक है, जिसमें ध्वनियां उच्चारित होती हैं, उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। ध्वनियां संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। ध्वनियां संकेतात्मक भी होती हैं और प्रतीकात्मक भी होती हैं। अब हम अगर समझें कि भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। भाषा कैसी है? वाचिक ध्वनि संकेत है, अर्थात मनुष्य अपनी वाग इंद्रिय की सहायता। वाग इंद्रिय कौन सी होती है? कोई बताएगा इसमें से जो वाग इंद्रिय शब्द आया है? जिव्या, जीव के लिए जीव, जिव्या, रसना इंद्रिय। हाँ, वाक इंद्रिय, जिससे बोला जाता है। वाक इंद्रिय की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको समझें, यहाँ बार बार यादृच्छिक आया शब्द, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यादृच्छिक क्या है। ठीक है। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है ऐच्छिक, अर्थात किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक संबंध नहीं होता। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है, फिर वह उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि परंपरा अनुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है और दूसरी भाषा में उस अर्थ का वाचक कोई दूसरा शब्द होगा। हम व्यवहार में यह देखते हैं कि भाषा का संबंध एक व्यक्ति से लेकर संपूर्ण विश्व तक है। संपूर्ण विश्व तक है। म्यूट कर लें।
तो संपूर्ण विश्व तक है। और हम देखें कि व्यक्ति और समाज के बीच व्यवहार में आने वाली इस परंपरा से अर्जित संपत्ति अनेक रूप है। समाज सापेक्षता भाषा के लिए अनिवार्य है। ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति सापेक्षता, भाषा संकेतात्मक होती है, अर्थात यह एक प्रतीक स्थिति है। इसकी प्रतीकात्मक गतिविधि के 4 प्रमुख संयोजक हैं। 2 व्यक्ति, एक वह जो संबोधित करता है, दूसरा वह जिसे संबोधित किया जाता है, तीसरी सांकेतिक वस्तु और चौथी प्रतीकात्मक संवाहक जो सांकेतिक वस्तु की ओर प्रतिनिधि भंगिमा के साथ संकेत करता है। विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा बढ़ता जाता है। यही नहीं, एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण प्रक्रिया, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास आदि अलग अलग हो जाने से उनकी भाषा में पर्याप्त अंतर आता चला जाता है। इसी को हम शैली कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें, दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा भी कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए बस। मनुष्य के जटिल मनोभावों का भावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, चलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। भाषा में तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि गाड़ी चलाइए, कि हरी झंडी दिखा देंगे, बताइए क्या करेंगे? बोलना पड़ेगा ना। फिर अब यहाँ कह रहे हैं तो सभी संकेतों का सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते, ना इनसे विचार ही सही व्यक्त कर पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। अब हम अगर समझें कि भारतीय संविधान के अनुसार जो भाषाएं हैं, हम उन पर भी विचार कर रहे हैं, तो हम आपको भाषा विज्ञान तक ले जाएंगे क्योंकि इसके इतिहास को समझना हमें अनिवार्य है। भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग 22। 22 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। ठीक है, 1950 में 14 थी। और 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची तदुपरांत जोड़ी गई भाषाएं जैसे सिंधी है, कोंकणी है, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोंगरी, डोगरी, बोडो, संथाली, सांककी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, अब आप देखना पहले 1950 में कितनी थी? 14। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं थी क्या? सिंधी भाषा, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 है। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल और शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएं जैसे कि संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया नागालैंड की राजभाषा है। उड़िया नागालैंड की, ठीक है ना। अब इसके बाद में अंग्रेजी जम्मू और कश्मीर की राजभाषा उर्दू, ठीक है ना, और गोवा की राजभाषा कोंकणी। भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा है जेसरी द्वीप भाषा और महल सामंता पांडुचेरी, पूर्व पांडुचेरी में बोली जाने वाली विदेशी भाषा फ्रेंच पूर्व की, ठीक है। इतालवी कही जाने वाली भारतीय भाषा तेलुगु,
भारत का एकमात्र राज्य जहां संस्कृत राजभाषा के रूप में मान्य है। भारतीय भाषा भारत का एकमात्र राज्य है तेलुगु, जहां पर संस्कृत भाषा राजभाषा के रूप में मान्य है। उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर में काश्मीरी, डोगरी और हिंदी है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी, पंजाबी और नेपाली है। हरियाणा में हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी है। आप लोग रेवाड़ी वाले बताएं कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, हरियाणवी। कहाँ? रेवाड़ी में हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी। पंजाबी का तो ऐसा नहीं है, लोग जिस तरह के होते हैं वो वैसी भाषा बोलते हैं, वैसे हरियाणवी और हिंदी कहीं ज्यादा है। अच्छा, हरियाणवी और हिंदी का, ठीक है। पंजाब में पंजाबी व हिंदी है। उत्तराखंड में हिंदी, पहाड़ी भाषाओं में भी कौन सी? गढ़वाली भाषा आती है, कुमाऊनी और जौनसारी, ये पहाड़ी भाषा है। इसके अलावा उर्दू, पंजाबी और नेपाली भाषा बोली जाती है। दिल्ली में देखें हम तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली ये बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में देखें तो हिंदी व उर्दू है। राजस्थान में हम देखें हिंदी, पंजाबी और उर्दू भाषा है। और मारवाड़ी, जो मारवाड़ी लोग बोलते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी भी है, मराठी भी है, उर्दू भाषा भी है। पश्चिम बंगाल में बंगाली, हिंदी, संताली, उर्दू और नेपाली। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व हिंदी। बिहार में हिंदी, मैथिली और उर्दू। झारखंड में हिंदी, संताली, बंगाली और उर्दू। सिक्किम में नेपाली, हिंदी, बंगाली। अरुणाचल प्रदेश में बंगाली, नेपाली, हिंदी, असमिया। नागालैंड में बंगाली, हिंदी और नेपाली। मिजोरम में बंगाली, हिंदी और नेपाली। असम में असमिया और बंगाली, हिंदी, बोडो जो कि और नेपाली। त्रिपुरा में बंगाली व हिंदी है। मेघालय में बंगाली, हिंदी और नेपाली है। मणिपुर में मणिपुरी, नेपाली, हिंदी और बंगाली। उड़ीसा में ओडिया, हिंदी, तेलुगु और संताली। महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती। गुजरात में गुजराती, हिंदी, सिंधी, मराठी और उर्दू। कर्नाटक में कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, मराठी और तमिल है। दमन और दीव में गुजराती, हिंदी और मराठी है। दादरा और नगर हवेली में गुजराती भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, कोंकणी बोली जाती है और मराठी बोली जाती है। गोवा में कौन सी भाषा चलती है, बताएगा कोई? कोंकणी अभी आपने बताया था। हाँ, कोंकणी भाषा चलती है, मराठी चलती है और कन्नड़। ये 3 भाषाएं, 4 भाषाएं, कोंकणी, मराठी, हिंदी और कन्नड़। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उर्दू, हिंदी और तमिल। केरल की भाषा कौन सी है? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है किसी को मालूम? केरल में मलयालम, ठीक है ना, मलयालम बोली जाती है। और लक्षद्वीप में मलयालम। तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू। पुडुचेरी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार से हमने ये चीज जानी। भैया ये आपने सारी राजकीय भाषा बताई है ना? हाँ, राज की भाषाएं बता तो दी मैंने। तो जो अपनी बुंदेलखंडी है तो ये कौन सी भाषा में आएगी? ये तो देवनागरी के अंतर्गत आ रही। तो मैंने अभी जैसे हिंदी है ना, हिंदी के अंतर्गत ही आती है, हिंदी का उपभाषा है वो, अच्छा, ठीक है ना, उपभाषा। अब हम आपको बताते हैं, देखो बोली अलग होती है, भाषा, भाषा और राजभाषा। ये तो मैंने भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आपको बताई हैं। तो भारतीय संविधान में जिन जिन के जहाँ जो प्रांत थे
ये 1950 और 2011 की बात है, ठीक है ना। जो जिन प्रांतों में जो जो भाषा बोली जाती है, मैंने आपको इतिहास बताया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। अब भाषा के देखो ऐसा है कि बोलचाल की भाषा होती है, मानक भाषा होती है, संपर्क की भाषा अलग होगी, राजभाषा अलग होगी, राष्ट्रभाषा अलग होगी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम आपको बताएंगे। अब जैसे कि देखो बोली, विभाषा और भाषा। बोली, विभाषा और भाषा का मौलिक अंतर बता पाना कठिन है, क्योंकि इनमें प्रमुख अंतर व्यवहार क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर है। वैयक्तिक विविधता के चलते एक समाज में चलने वाली एक ही भाषा के कई रूप दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से भाषा के इन रूपों को हम बोली, विभाषा और भाषा। बोली वह है, यह भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम, मंडल अथवा सीमित क्षेत्र से होता है, ठीक है ना। और इसमें प्रधानतः व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की भाषा रहती है। कुछ देशज घरेलू शब्दों की शब्दावली का बाहुल्य होता है और मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसका रूप लहजा कुछ दूरी दूरी तक बदलते बदलते पाया जाता है। लिपिबद्ध नहीं होता है। साहित्य रचनाओं का अभाव इसमें पाया जाता है। व्याकरणिक दृष्टि से भी इसकी विसंगतियां पाई जाती हैं। विभाषा क्या है? जिसमें क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत तथा उपप्रांत में प्रचलित होती है और स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां बोली जाती हैं। और भाषा परिनिष्ठित भाषा अर्थात आदर्श भाषा विभाषा की विकसित स्थिति है। राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये है। अब जैसे राजभाषा क्या है, तो इस प्रकार से हम आगे समझेंगे राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है। और अभी प्राकृत वालों की एक कक्षा और लगेगी और उस कक्षा की लिंक आप तक पहुंचेगी। जो प्राकृत पढ़ना चाहते हैं उन तक की लिंक पहुंचेगी। आपको भी ग्रुप पर सूचित किया जाएगा। 12:10 से कुछ जो भी समय निर्धारित किया जाएगा, अभी आपको लगा दिया जा रहा है वह मैटर, आपको लिंक दी जाएगी, ठीक है ना। आशीष जी भैया की एक बात कक्षा हो पूछनी थी। जो आपके प्राकृत की व्याकरण चल रही है, प्राकृत हेलो? व्याकरण की कक्षा लेंगे। का लिंक दिया हेलो? जाएगा भैया? लिंक अभी देते हैं, ठीक है। लिंक अभी आप तक हेलो? पहुंचेगी। भैया आवाज आ रही है? हाँ बोलो समर्पण। भैया मुझे एक दो बात पूछनी थी। एक तो जो आप ये पढ़ा रहे हो इसका हमें PDF